हेलो लर्नर्स, आप सबका वेलकम है लर्निंग विद ज्योति में। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे 10th इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर, जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 24 तक पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि किस तरीके से टाइम के साथ साथ जो टर्शियरी सेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेयर आर मोस्ट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। मोस्टली हमारे जो जनता है देश की, वो कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड है, कौन से क्षेत्र में अधिक रोजगार मिल रहा है लोगों को। तो यहाँ पे आपको ग्राफ 2 और ग्राफ 3 दे रखा है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं ग्राफ 2। 10th क्लास में आने के बाद आप सबको अच्छे से ग्राफ की स्टडी करनी आनी चाहिए। आपके पेपर में एक क्वेश्चन डेटा बेस भी आ सकता है, जिसमें आपको डेटा दे रखा होगा, उसको स्टडी करना पड़ा होगा, या फिर ग्राफ दे रखा होगा, उसको एनालाइज करना होगा, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। तो जो ग्राफ 2 है वो दिखाते हैं शेयर्स ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, यानी जीडीपी में कितना परसेंट कौन सा सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर हम बात करें 1971, 72, 2011, 12 की, तो हमें पता चलेगा पहले के टाइम पे सबसे ज्यादा सेक्टर जो हमारे देश की जीडीपी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आई थिंक आप सबको याद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में एक इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसके सम को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि पहले एग्रीकल्चर जो सेक्टर था मोस्टली लोग उसमें एंगेज थे, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। अगर हम बात करें 1971-72 की, तो जो हमारा कृषि क्षेत्र था, प्राथमिक क्षेत्र था, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था इंडिया की जीडीपी में। पर अभी हम रिसेंटली बात करें, रिसेंटली डेटा के बेसिस पे, तो 2011-12 में जो हमारा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर, यानी जो तृतीयक क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में। ठीक है, ये डेटा आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट है, अब एनालाइज करते हैं ग्राफ 3। बहुत ध्यान से ये जो ऊपर नीचे दोनों ग्राफ है इनको बहुत ध्यान से एनालाइज करना है हम सबको। ग्राफ 3 है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्राफ 2 में हमने बात तो कर ली शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, यानी जीडीपी में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की, कि कौन सा सेक्टर कितनी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। सबसे मैक्सिमम कौन सा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सबसे मिनिमम कौन सा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। टाइम के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का जो ये पैटर्न है, संरचना है रोजगार की, इसमें कैसे परिवर्तन आ रहा है। अगर हम बात करें 1972-73 की, तो सबसे ज्यादा, मतलब कितनी हैरानी वाली बात है, कितना 71% अबाउट 70% से ऊपर है, जो ग्रीन वाला लाइन है। 1972-73 में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, यानी प्राइमरी सेक्टर का। किसमें, एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड नंबर पे दे रहा है टर्शियरी सेक्टर, और थर्ड नंबर पे दे रहा है सेकेंडरी सेक्टर। अब बात करें 2011-12 की, अभी भी जो प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी 55% कंट्रीब्यूशन में जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, यानी देश के कुल जनसंख्या का 55% जो हमारी पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में लगी हुई है। और सेकेंड नंबर पे भी टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, रोजगार दे रहा है। और थर्ड नंबर पे आता है सेकेंडरी सेक्टर। जो हमारा पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम है, पहले का भी अभी का भी। पहले भी जो सबसे ज्यादा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे रहा था वो प्राइमरी था, और अभी भी, बस उनके रेशियो में, प्रपोर्शन में थोड़ा सा चेंज आया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं बात करूं जीडीपी की, ठीक है, जीडीपी में जो हमारा एग्रीकल्चर, या फिर मैं प्राइमरी लिख देती हूँ, प्राइमरी यानी प्राथमिक, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है यानी प्राथमिक क्षेत्र है, वो तो हमारे देश की ग्राफ 2 में देखें तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है 15%।
रोजगार में कंट्रीब्यूट कर रहा है 55%। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है 15%, यानी जितनी उसकी इनकम हो रही है हमारे देश को, बस 15% इनकम, टोटल इनकम में से 15% इनकम हो रही है प्राइमरी सेक्टर से, पर 55% लोग लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में। इसका रीजन क्या है? जितना शिफ्ट हमारा अभी एम्प्लॉयमेंट में इतना बढ़ा हुआ है, उतना ही शिफ्ट जीडीपी में क्यों नहीं आया? तो इससे का सबसे बड़ा एग्जांपल, इसका सबसे बड़ा रीजन है, इस डेटा के नीचे अच्छा आंसर लिखा हुआ है और क्वेश्चन भी है। इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी यानी द्वितीयक और टर्शियरी यानी तृतीयक, इन दोनों सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, जिस वजह से मोस्टली लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। बी कीपिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशरीज बनाना हो गया, या छोटे मोटे खेतों में काम करना हो गया, जो सारी प्राइमरी एक्टिविटीज में ही आती हैं। इसलिए इतने सारे लोग इस सेक्टर में एंगेज हैं। अगर सिंपल सी बात करूं, 100 को आप बेस लेके चले, 100 में से 55 लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करें, जब उससे हमें 15 रुपये मिल रहा है। तो सोच के देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि इसका दूसरा रीजन ये भी है, पहला रीजन तो हमने पढ़ लिया कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी तभी तो प्राइमरी सेक्टर वाले जो लोग हैं इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, लगे हुए प्रोडक्शन में, पर जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तभी तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में मूव ऑन हो गए। पहला रीजन ये था। दूसरे रीजन पर आए, दूसरा रीजन हमारा ये है कि जो प्राइमरी सेक्टर है यानी प्राथमिक क्षेत्र है, उसमें पाई जाती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। अब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? ये उस टाइप की बेरोजगारी होती है, फिर ये बेरोजगारी का वो टाइप है जिसमें कोई पर्सन हमें लग तो रहा है, दिख तो रहा है, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, किसी उत्पादक क्रिया में एंगेज है, पर वो असली में प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहा। इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए, मोस्टली आपने अभी तक एग्रीकल्चर वाले एग्जांपल देखे होंगे, पर मैं आपको दूसरे एग्जांपल भी दूंगी, ठीक है? मान लीजिए मेरा एक फार्म है, ठीक है, उसमें पहले 5 लोग लगे हैं, A B C D E, ये पांचों मिलकर इस खेत से, मान लेते हैं छोटा सा क्वांटिटी ले रही हूं मैं, 50 किलो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ही कजन था, चाचा का बेटा, उसे ताने मिल रहे थे घर वालों से, अपने भाई को देख खेतों में काम करता है तो खाली बैठा हुआ है, तो एक ने अपने कजन को भी काम पर लगा दिया, ठीक है। फिर बी को, अब एक का कजन आ गया F, बी कह रहा है चल ये तो सही है, भाई भाई मिलके काम कर रहे हैं, मैं अपने भाई को क्यों ना लाऊं। इसका कजन आ गया G, इन दोनों के कजन थे नहीं ऑलरेडी किसी जॉब वगैरह के होंगे। ई का कजन आ गया H, ठीक है। तो अब टोटल कितने लोग हो गए मेरे पास? A B C D E, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 लोग मिलकर 50 किलो का प्रोडक्शन कर रहे थे। अभी भी नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन हुआ तो हमने पाया कि ये जो 8 लोग हैं ये मिलके भी 50 किलो का उत्पादन कर रहे हैं। देखने में तो बेचारे सेफ को तो संतुलन मिल गई, छूट मिल गई घर वालों के ताने से, अब घर वाले इसको ताने नहीं दे रहे, उन्हें दिख रहा है कि वो इंसान काम पे लगा हुआ है, हमारा बच्चा काम पे लगा हुआ है, पर बच्चे ने काम किया है, प्रोडक्शन तो पहले भी इतना हो रहा था और अभी भी इतना हो रहा है। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट नाम से पता लग रहा है, हिडन छिपी हुई, हमें देखने में लग रहा है कि सामने वाला पर्सन
किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज है पर असली में हमारी जीडीपी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, या उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज होने से हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता। छिपी हुई बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें कोई भी व्यक्ति देखने में तो ऐसा लगता है कि वो उत्पादन क्रिया में संलग्न है, पर उसकी उत्पादन क्रिया में संलग्न होने से कोई भी उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होती। तो यहाँ पे जो 3 हमारे एक्स्ट्रा लोग आए ये कहलाएंगे बेरोजगार। ठीक है, देखने में लगेगा कि हाँ भाई काम कर रहे हैं पर इसमें इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस वजह से भी सेकेंड रीजन ये था कि जो प्राइमरी सेक्टर है या कृषि क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक है, उसमें 15% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जबकि 55% लोग एंगेज है प्रोडक्शन प्रोसेस में प्राइमरी सेक्टर में। दूसरा एग्जांपल हम इसका ये भी ले सकते हैं, हालांकि ये सिर्फ ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। मान लीजिए कि एक दुकान है, ठीक है, उसमें पहले 2 लोग काम कर रहे थे, तब भी एक महीने में 2000 की कमाई हो रही थी। अब उसमें 4 लोग काम करते हैं, तब भी महीने में 2000 की कमाई हो रही है। तो यानी जो एक्स्ट्रा के 2 लोग आए इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप सब अच्छे से याद करके जाना। ये 2 पॉइंट आप सबको क्लियर होने चाहिए ये बताने के लिए कि 15% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जबकि 55% जो लोग हैं वो एंगेज है इस एक्टिविटी में। उसके बाद एक और बात, जो हिडन एम्प्लॉयमेंट होता है उसकी एक अपोजिट, इसके अपोजिट होता है, इसका विपरीत होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी कहते हैं जिसे कहते हैं खुली बेरोजगारी। अब खुली बेरोजगारी क्या होता है, इसमें साफ दिखता है कि इंसान कोई भी काम नहीं कर रहा। काम हम इकोनॉमिक्स में लेंगे प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिव काम। ठीक है, अब जैसे हम देख सकते हैं कि कोई पर्सन है, उसने बीएड वगैरह कर रखी है, अच्छी पढ़ाई कर रखी है, टीचिंग की डिग्री ले रखी है, बस फिर भी उसे जॉब नहीं मिल रही। या फिर हम देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन है, उसने आईआईटी वगैरह कर रखी है या कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, पर जितनी पढ़ाई उसने पढ़ी है, जितना वो पर्सन एलिजिबल है, उसके अकॉर्डिंग अपनी योग्यता के अनुसार उस व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा और वो खाली बैठा हुआ है। इसे कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। आई होप आप सबको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन याद करनी है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की। अब हम सबने ये तो देख लिया कि मोस्टली लोग प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हैं, पर उन लोगों को क्या जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में है या फिर जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में जो लोग बेरोजगार हैं उनका क्या, तो उनका क्या अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अधिक रोजगार का सृजन कैसे करें, कैसे हम अपने देश में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारे युवा घर में खाली बैठे रहते हैं, उनको हम प्रोडक्टिव वर्क पे लगाकर जीडीपी बढ़ा सकते हैं। तो ब्रॉडली हम इसे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक है शॉर्ट टर्म, कोई भी गोल होता है ना उसको हम मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म में हम क्या क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हम क्या क्या कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वो जो जल्दी से क्विक सॉल्यूशन होता है हमारे पास, और लॉन्ग टर्म वो जो हमें फायदा तो काफी टाइम तक देने वाला है पर उसे पूरा करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ा टाइम इन द सेंस 5-6 साल के आसपास। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, मनरेगा 2005। ये क्वेश्चन आ सकता है। मनरेगा 2005 अल्पकाल के लिए है, दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, आप बोलेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हमारे पास है मनरेगा 2005। इसकी पहले फुल फॉर्म जानते हैं। मनरेगा 2005 की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में लागू हुआ। हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005। अब ये है क्या, ये योजना है जिसके तहत सरकार ने ये कहा कि सरकार लोगों को उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, 100 दिन का रोजगार प्रदान करेगी, प्रोवाइड करवाएंगी। इन केस गवर्नमेंट व्यक्ति को, उस इंसान को रोजगार प्रोवाइड नहीं करवा पाती तो गवर्नमेंट उन्हें भुगतान देगी, अलाउंसेस जिसे हम कहते हैं रोजगार भत्ता, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जिसे कहते हैं वो देगी। ठीक है, 100 दिनों का काम प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर
फिर से रिपीट करती हूँ, मनरेगा एक्ट 2005 एक एक्ट है जिसके अनुसार गवर्नमेंट ने ये कहा कि गवर्नमेंट व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार आसपास के गांव में रोजगार की अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर देगी। अगर सरकार यह करवाने में, रोजगार देने में असक्षम रहती है तो सरकार उनको रोजगार भत्ता देगी, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी, ठीक है। और ये जो एक्ट है इसमें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उसमें 1/3 अपॉर्चुनिटीज का प्रोविजन है फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए 1/3 हिस्सा जो है वो रिजर्व कर रखा है। और सरकार ने ये भी कहा था, गरीब में भी बहुत कैटेगरी होती है ना, बहुत ज्यादा गरीब, उससे थोड़ा कम गरीब, थोड़ा कम गरीब। सरकार ने कहा गरीबों में से भी जो बहुत ही ज्यादा गरीब है सरकार सबसे पहले उसको अपॉर्चुनिटी देगी। तो अल्पकाल में हमने पढ़ा रोजगार का सृजन हम करेंगे मनरेगा 2005 से, ठीक है। अब आती है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की जो टाइम पीरियड होता है 5 to 6 ईयर्स तक के आसपास होता है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवा सकती है जॉब अपॉर्चुनिटीज। फर्स्ट है कृषि सुविधाओं में सुधार, यानी जितनी भी कृषि सुविधाएं हैं, कृषि सुविधाएं मतलब एग्रीकल्चरल सर्विसेज जितनी भी है उसमें इम्प्रूवमेंट होना। जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो कोल्ड स्टोरेज का प्रोविजन करवा सकती है। कोल्ड स्टोरेज मतलब मोस्टली जो किसान वगैरह होते हैं ना, आलू प्याज उगाते हैं, उनको सिंपल वो अपने वेयर हाउस भंडारण घर में अगर स्टोर करके रखते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, कि इन सबको ना, आलू प्याज इन सबको ठंडे प्लेस पर रखना पड़ता है। तो जो कोल्ड स्टोरेज वाली फैसिलिटी है सरकार खासकर गांव वाले इलाकों में भी प्रोवाइड करवा सकती है, ताकि जितना भी प्रोडक्शन हमारे फार्मर्स ने किया है वो वेस्ट ना जाए। उसके बाद है सस्ती दरों पर कृषि ऋण। कृषि ऋण मतलब जो फार्मर्स हैं उनको चीप रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि मोस्टली गांव में ना लोग कृषि इसलिए भी नहीं कर पाते, उनके पास पैसे नहीं होता, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन होता है ना। हमारे फार्मर को तब पैसे चाहिए जब उसको हमारे जो कृषि है वो एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। जैसे ही फसल का प्रोडक्शन हो गया, जो फार्मर है उसने हमारी जो फसल है उसको बेचा बाजार में, वैसे उसके पास पैसे आ गए, ठीक है। तो उससे उसकी कंडीशन सही हो जाएगी, और उसे स्टार्ट करने के लिए तो पैसे चाहिए थोड़े बहुत, जो कीटनाशक पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं वो खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए। तो अगर उसको हमारे फार्मर को चीप रेट्स पे क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का नया सोर्स उभर सकता है। नेक्स्ट उद्योगों की स्थापना। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आसपास खाली बैठे हैं उनको काम मिलेगा। और ऐसी इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए जिसमें जो फीमेल्स हैं उनका भी कुछ प्रपोर्शन फिक्स करके रखा जाए। फिर उसके बाद है विद्यालय और फिर कॉलेजों की स्थापना। विद्यालय या फिर कॉलेज का मतलब जो स्कूल से या फिर कॉलेज से उनको सेटअप करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो समझ पाएंगे कि उन्हें किस टाइप की जॉब करनी है। एक पढ़ा लिखा इंसान ना कभी भी खाली बैठ ही नहीं सकता, कुछ ना सही कोई बड़ी लेवल की जॉब ना सही, एक पढ़ा लिखा इंसान छोटी मोटी जॉब करके भी अपनी अर्निंग कर सकता है और वो बेरोजगार नहीं रहेगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। अगर हमें अच्छी जॉब करवानी है, ठीक है, हमें चाहिए कि जो वर्कर है वो पूरे टाइम पर एंगेज रहे, कोई भी छुट्टी वगैरह ना ले, तो उससे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसकी हेल्थ सही हो, क्योंकि एक हेल्दी शरीर में ही एक हेल्दी माइंड रहता है। अगर इंसान की या व्यक्ति की अगर हालत ही सही नहीं होगी, हेल्थ ही उसकी सही नहीं होगी, तो फिर वो जॉब तो दूर की बात है, वो सिर्फ एक हॉस्पिटल का पेशेंट बन के रह जाएगा। तो इस तरीके से ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, इवन 5 मार्क्स में भी आ सकता है, या फिर किसी स्टेटमेंट देकर जस्टिफिकेशन के लिए भी आ सकता है कि रोजगार का सृजन कैसे करें। शॉर्ट टर्म में बता दिया आपको, लॉन्ग टर्म में बता दिया, ये सब आप सब नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से रिवाइज करिए। अब आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का पता चल गया। अब कुछ बेसिक से कॉमन पॉइंट जान लेते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने देश में। तो पहला ओपनिंग कोल्ड स्टोरेज में, इसके बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट है स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर। जो गवर्नमेंट है वो रूरल एरियाज में हनी कलेक्शन सेंटर का ओपन कर सकती है, जिसमें जो फार्मर्स हैं जो हनी बीज को रखते हैं शहद बनाने के लिए, वो आकर अपना शहद या फिर बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह बेच सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो गांव में रूरल एरियाज में जो फार्मर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते, उनको मार्केट
मार्केट्स वगैरह की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है टूरिज्म। टूरिज्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली टूरिज्म से इस चैप्टर से क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली जो लोग हैं वो ट्रैवल करने आते हैं इंडिया में, इंडियन मॉन्यूमेंट्स को देखने आते हैं, स्पेशली ताजमहल। ठीक है, और अभी आप रिसेंटली वाला एग्जांपल ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में कि अभी वृंदावन में कितने सारे फॉरेनर्स विजिट कर रहे हैं फॉर द ओकेजन ऑफ होली। होली के लिए भारत के लोग वृंदावन जाए ना जाए पर फॉरेनर्स जरूर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो आकर यहाँ पे पैसा खर्च करेंगे, पैसा तो हमारे देश में आएगा, हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरीके से टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है रीजनल क्राफ्ट सेंटर खोल सकती है सरकार, जिसमें जो भी लोग हैंडक्राफ्ट वाले थिंग्स बनाते हैं वो आकर बेच सकते हैं। आईटी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट कर सकती है गवर्नमेंट अपने देश की, कि आईटी सर्विस यहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और स्किलफुल हो, बाकी देश के लोग उनको हायर करें अपने कोई भी काम आईटी से रिलेटेड वर्क कराने के लिए, प्रमोशन कराने के लिए, कुछ भी। उसके अलावा एक है जॉब क्रिएट हो सकती है एजुकेशन सेक्टर में। आप इसका एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर भी ले सकते हैं, हेल्थ सेक्टर भी ले सकते हैं। अब सरकार ने कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ने कोई भी स्कूल इस्टेब्लिश कर दिया, उस स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए, स्कूल बनाने के लिए लेबर्स चाहिए, स्कूल में जितना भी लकड़ी का काम होगा उसके लिए वो जो पर्सन होगा उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जितना भी लोहा वगैरह स्कूल में लगेगा गेट वेट बनाने के लिए उस पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे जो टीचर्स एंगेज होंगे, वहाँ पे जो पीएन जो भी स्वीपर्स वगैरह एंगेज होंगे, जो गार्ड एंगेज होगा, उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सेम बात रही हमारे हेल्थ सेक्टर की। तो स्टडी कंडक्टेड प्लानिंग जो प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी जिसमें उन्होंने एक ऐसा एस्टिमेट लगाया था कि खाली एजुकेशन सेक्टर में ही 20 लाख जॉब, 20 लाख कम नंबर नहीं होता एम्प्लॉयमेंट जॉब्स का। ठीक है, 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकती है ओनली एंड ओनली इन एजुकेशन सेक्टर। खाली एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी की जो अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, वो क्रिएट हो सकते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप सब अपनी बुक में मार्क कर लीजिए और नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले ना एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे। मान लीजिए 2 पर्सन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है, जो मिस्टर ए है, और एक और बात, हमेशा मिस्टर ही क्यों ले, हमेशा ऐसा ही क्यों दिखाए कि जो मेल है वही काम कर सकते हैं। तो इस बार ना हम मिसेज ए और मिसेज बी का एग्जांपल लेते हैं, मिसेज ए और मिसेज बी। ठीक है, जो मिसेज ए है वो बैंकर है, वो जॉब करती है बैंक में, और मिसेज ए की नेबर है मिसेज बी, जो कि काम करती है ग्रोसरी शॉप में। तो देखते हैं इन दोनों का रूटीन क्या रहता है पूरे टाइम, पूरे दिन इन्हें कैसे कैसे कितने कितनी देर काम करना होता है। तो बात करते हैं मिसेज ए की, जो बैंक में काम करने जाती है। ठीक है, इनका फिक्स टाइम है कि इन्हें 9 से 5 काम करना है। उसके बाद इनकी इनकम भी फिक्स है कि इतनी तारीख को इनके बैंक अकाउंट में इनकी जो इनकम है वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा है, सब उनको रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? वो पढ़ लिख कर एग्जाम क्लियर वगैरह करके जॉब पर आई है, उनकी जॉब परमानेंट है, उनकी जॉब जो है निश्चित है, निश्चितता है उनकी जॉब। जॉब मतलब क्या होता है? जॉब ही कहते हैं हिंदी में। जॉब में, उनके रोजगार में निश्चितता है। कल को कोई मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई आकर उन्हें कह देगा कि तुम जॉब खाली करो, मैं जॉब करूंगा। ठीक है, तो मिसेज ए टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, उनकी जॉब का इनकम फिक्स है, और उनकी जो जॉब है परमानेंट है। जब तक वो रिटायर नहीं होगी कोई उन्हें जॉब से हटा नहीं सकता, और रिटायरमेंट के बाद उन्हें अदर फैसिलिटीज जो होती है, अन्य लाभ मतलब जो अदर फैसिलिटीज होती है ना वो भी मिलेंगी, जैसे ग्रेचुइटी हो गई या फिर कोई और बाकी चीजें मिलती है ना, पेंशन वगैरह, उस टाइप की चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं मिसेज बी ग्रोसरी शॉप में। ये सुबह 7 बजे ही चली जाती हैं, 7 बजे मैंने याद है बोला 6 बजे ही चली जाती हैं, और रात को आना इनका होता है 7-8 बजे तक, 8 बजे मान लेते हैं,
ठीक है। उसके बाद इनको जो इनकम है वो फिक्स टाइम पर नहीं मिलती, इनकी इनकम जो है वो फिक्स टाइम पीरियड पे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये किसी के आगे काम करती है। अब जो इनका मालिक या ऑनर है वो कह देता है अरे अभी तो पैसे नहीं है, 5-10 दिन बाद लेना, अरे अभी तो पैसे नहीं है, ऐसे करके टाल देते। और जिस डेट पे इन्होंने ज्वाइन किया था उस पर इनकम कभी भी नहीं देते। ठीक है। उसके बाद कई बार इनसे एक्स्ट्रा भी काम करा लेते हैं। किसी दिन ग्राहकी ज्यादा हो गई तो इन्हें बोलते हैं 8 को, इन्हें 9 बजे चले जाओ। ठीक है, काम पहले है, घर तो बाद में है। ये वाली बात हो गई। उसके बाद इनकी जॉब परमानेंट नहीं है, इनकी जॉब परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बाय चांस ऑनर को कल को मिसेस सी मिल जाती हैं जो कि इनसे कम इनकम पर काम करने को तैयार हो जाती है, तो ऑनर है वो तो अपना फायदा देखेगा। ठीक है, तो वो रिप्लेस कर देगा मिसेस बी को मिसेस सी से। तो इनकी जॉब परमानेंट नहीं है। कल को कोई और पर्सन मिल जाए जो इनसे कम रेट पर काम करने को तैयार है और हो सकता है एक्स्ट्रा काम करने के लिए, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर देने के लिए भी तैयार है, तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद इन्हें अदर फैसिलिटीज, अन्य लाभ भी नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब करने के बाद इन्हें पेंशन जैसा कुछ मिलेगा। तो अभी हमने जो दो जॉब कंडीशन देखी, बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है रोजगार की प्रकृति। ये हेडिंग जो मैं बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोजगार की प्रकृति के आधार पर हम सेक्टर्स को, क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हम सेक्टर्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। वैसे ही नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे रोजगार की प्रकृति क्या है उसके आधार पर हम सेक्टर्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित, असंगठित। अब इनके फीचर्स जान लेते हैं थोड़ा। इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए। इनके फीचर्स क्या होते हैं जो मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, हिंदी वाले समझ जाना। ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी निश्चितता। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योरिटी मिलती है, अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं मिलती। वेतन या सैलरी की बात करूं, इसमें फिक्स होती है, इसमें फिक्स नहीं होती। और इसमें अगर कंपेयर करें तो इसकी जो इनकम है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनकम ज्यादा होती है, अनऑर्गेनाइज में कम होती है। टाइम पीरियड बात करूं, निश्चित होता है कि हाँ 9 से 5 का काम है तो 9 से 5 का ही है, कोई यूं नहीं बोल सकता 7 बजे तक काम करो। और इन केस करते भी हो ओवर टाइम तो उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, पर यहाँ पे काम जो है वो निश्चित नहीं है। 8 के 9, 9 के 10 भी बच सकते हैं। तो टाइम पीरियड यहाँ पे निश्चित रहता है, यहाँ पे निश्चित नहीं रहता। अन्य लाभ या अदर फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है, जैसे ग्रेचुइटी, पेंशन या कोई फंड, अनऑर्गेनाइज में नहीं मिलती। वर्क कंडीशन की बात करें तो मोस्टली यहाँ पर अच्छी होती है। क्यों? परमानेंट जॉब है। हो सकता है यहाँ पे बुरी और रो के काम करना पड़े। डिस्क्रिमिनेशन मोस्टली यहाँ पर नहीं होता, और डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भेदभाव हो भी सकता है। मतलब जो ऑनर लोग होते हैं ना वो दोस्त जमाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, और आप गूगल से बहुत अच्छा सा आंसर भी सर्च कर सकते हैं इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो थोड़ा और जानते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। हमने ये पढ़ लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं सेक्टर को, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, यानी संगठित और असंगठित। ठीक है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में किस किस टाइप के लोग आते हैं शहरों में और गांव में, ये जान लेते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शहरों में आते हैं वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज होती है, छोटे मोटे उद्योगों में जो काम करते हैं वर्कर्स वो आते हैं। कंस्ट्रक्शन की साइड पे जो वर्कर्स लगे होते हैं वो आते हैं। ट्रेड या फिर ट्रांसपोर्ट में जो वर्कर लगे होते हैं वो आते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट में वेंडर्स होते हैं ना वो आते हैं। लोड वर्कर्स जो काम लोडिंग वगैरह का करते हैं। गार्मेंट मेकर्स, कपड़े बनाने वाले। बैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले। ठीक है, ये
सब आते हैं अर्बन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, शहरों में। अब बात करते हैं गाँव में कौन कौन से आते हैं। लैंडलेस लेबर्स यानी भूमिहीन मजदूर, ऐसे मजदूर जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, वो इधर उधर छोटा मोटा काम करते हैं और वो भी उनको मिलता है या नहीं मिलता डिपेंड करता है। स्मॉल फार्मर्स यानी छोटे किसान जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती, जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। आर्टिसंस मतलब जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला काम करते हैं, जैसे बुनकर हो गए जो बुनाई का काम करते हैं, वीवर्स, ब्लैकस्मिथ, लोहार हो गए। तो ये वाली चीज़ भी आप अपने किसी आंसर में ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ये इनमें से कुछ भी चीज़ एक नंबर में भी पूछी जा सकती है, तो ये वाली चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब आप सब ये नोट डाउन कर लीजिए। तो फाइनली हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। जैसे हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे सेक्टर्स हमारे होते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। वैसे ही अगर मैं बात करूँ ऑनरशिप की, स्वामित्व की, कि जो नौकरी है या जो असेट्स है उनका स्वामी कौन है, उनका ऑनर कौन है, ऑनरशिप के बेसिस पे दो टाइप के सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी आप सबको समझ में आ जाएगा। ऐसे सेक्टर्स जिस पे कंट्रोल रहता है या जिसकी पर ऑनरशिप रहती है गवर्नमेंट की, वो हमारा पब्लिक सेक्टर। और ऐसा सेक्टर जिस पे ऑनरशिप या कंट्रोल रहता है इंडिविजुअल्स का या फिर कंपनी का या फिर पार्टनर्स का, उसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। एग्जाम्पल सुनिए, सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल है, किसका कंट्रोल है या फिर किसकी ऑनरशिप है, गवर्नमेंट की, तो वो क्या हुआ, वो हुआ पब्लिक सेक्टर। वैसे ही हमारा कोई प्राइवेट स्कूल है XYZ, कुछ भी XYZ पब्लिक स्कूल, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लासेस जो कंडक्ट करानी है, टीचर्स को जो अपॉइंट करना है, हालांकि वो सब गवर्नमेंट की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा, पर कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑनरशिप उस पर है, तो वो आएगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसे कौन ऑनरशिप में रखता है, गवर्नमेंट, इसमें प्राइवेट ओनर्स होते हैं। इसका मोटिव क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है जन कल्याण करना। जन कल्याण करना मतलब जो पब्लिक है उनका भला हो, पैसा तो बाद में भी कमा लेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर का मोटिव होता है, तभी तो 1st to 8th क्लास तक फ्री में पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, और आंगनबाड़ी वाली जो स्कीम्स वगैरह है छोटे बच्चे, ताकि वो कुछ अच्छा सीख पाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में सर्विसेज दी जाती है लोगों को, पेशेंट्स को, ठीक है। और इनका काम होता है या मोटिव होता है लाभ कमाना। लाभ भी ने बुक में लिखा था अधिकतम लाभ कमाना, ठीक है, तो इनका मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना इनका मोटिव होता है प्राइवेट ओनर्स का। और रोजगार, अब पब्लिक सेक्टर में जिसको रोजगार मिल गया वो निश्चित रहता है। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर है उनका जो रोजगार है, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो परमानेंट है, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर में उनकी परमानेंट नहीं है, कल को बोला जो ओनर है, डायरेक्टर है, उन्होंने कल से आपको जॉब पर नहीं आना, तो फिर क्या कर लेंगे, ठीक है। तो रोजगार यहाँ पे निश्चित रहता है, यहाँ पे निश्चित नहीं रहता। अब यहाँ पे हॉलीडेज और अदर फैसिलिटीज मिलती है, जैसे पेंशन वगैरह हो गया, जो बाकी फैसिलिटीज होती है, मतलब कुछ छुट्टियाँ भी अलाउड होती है, पर यहाँ पर ऐसा प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। इसका एग्जाम्पल हो गया इंडियन रेलवे और इसका एग्जाम्पल हो गया डिस्को, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका एग्जाम्पल हो गया। रिलायंस इंडस्ट्री भी इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सरकार इतनी सरदर्दी क्यों लेती है, क्यों जन कल्याण, जो लोगों की भलाई है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, पब्लिक का पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ये क्यों है? क्योंकि किसी भी देश में हमने फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट फंड में पढ़ा था पब्लिक फैसिलिटीज, जन सुविधाएं, ठीक है। तो किसी भी उसमें हमने ये पढ़ा था, किसी भी देश के सरकार की जिम्मेदारी है कि कुछ बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो अपने देश के लोगों को प्रोवाइड कराए। इसलिए सरकार का जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं है, जन कल्याण करना है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, बाई चांस हमारे जो फार्मर्स है ना, उनको मार्केट में फेयर प्राइस नहीं मिल रहा, जितनी कीमत उनको अपने उत्पादन की मिलनी चाहिए उतनी कीमत नहीं मिल रही, तो हमारी सरकार क्या करती है, उनको उचित कीमत पर उनके प्रोडक्शन को खरीद के रख लेती है, और राशन सिस्टम, जिसे PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, उसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट कर देती है राशन दुकानों पर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसका भी एक अच्छा सा गूगल से आंसर निकाल सकते हैं और अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की पॉइंट्स लिखे हैं।
अब एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो शायद कभी आपको किसी ने ना बताई हो, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। 5 ईयरली, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आपकी 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5 ईयरली सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट रोजगार और बेरोजगार पर जो पंचवर्षीय सर्वेक्षण किया जाता है ना, 5 ईयरली सर्वे किया जाता है, ये कंडक्ट किया जाता है एनएसएसओ के द्वारा। 5 ईयरली सर्वे जो होता है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पर, वो कंडक्ट किया जाता है एनएसएसओ के द्वारा। एनएसएसओ की फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो ऐसे भी मिल सकता है क्वेश्चन की कौन कंडक्ट कराता है। दूसरा क्वेश्चन जो एनएसएसओ है किसके अंडर आती है, एनएसएसओ अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट करती हूँ। 5 ईयरली सर्वे होते हैं एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे, ये कंडक्ट कराती है एनएसएसओ, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। अब लास्ट में बस एक समराइज कर लेते हैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा इस चैप्टर्स को। जो सेकेंड चैप्टर है इसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमारे जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई हैं। तो बेसिस हम ले लेते हैं 3। अगर मैं बात करूँ द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया हिंदी मीडियम वाले जब मैं बोल रही हूँ तो वो साथ में अपने हिंदी में नोट्स बना सकते हैं, वो ये सोच के परेशान ना हो कि मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख रही हूँ, ठीक है। जो सेक्टर्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बेसिस पे, आर्थिक क्रिया की बेसिस पे। सेक्टर होते हैं 3, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, ये हिंदी में लिख देती हूँ, द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी रोजगार की प्रकृति, इस बेसिस पे सेक्टर होते हैं ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित, और अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित। और लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था पब्लिक और प्राइवेट यानी ऑनरशिप यानी स्वामित्व। ऑनरशिप के बेसिस पे 2 सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र, और प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र। तो ये फ्लो चार्ट आप सब एक बार बना लीजिए ताकि आपको चीजें रिकॉल हो जाए। तो फाइनली ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमने इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। अब इस चैप्टर के थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, ये जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया अपनी वेबसाइट पर, उसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी ताकि आपको पता लग जाए ये सैंपल पेपर के ही क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने दे रखा था, एक टेबल बना रखा, उसमें बोल रखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, वैसे ही किस बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ये वाली बात मैंने आपको बताई। अगर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करिए और खुद अपना आंसर लिखिए। तो इसका आंसर है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार की प्रकृति के आधार पर 2 तरीके के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, जो कि है इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर्स। किस तरीके से जो सरकार है वो ग्रामीण इलाकों में सृजन कर सकती है रोजगार का, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकती है, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई। 2 नंबर का है तो आप इसमें 3-4 पॉइंट ऐसे फ्लो चार्ट में बना के लिख दीजिए और 2 पॉइंट को अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा हनी कलेक्शन सेंटर जो मैंने बताया था, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो मैंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्शियरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट्स। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। कह रहे हैं जो तृतीय क्षेत्रक है वो अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है, इसे जस्टिफाई करना है, व्याख्या करना है। कैसे करेंगे? मैंने तभी बार बार कहा था क्योंकि टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर है जो सर्विसेज में डील करता है, गुड्स प्रोडक्शन में या प्रोसेसिंग में इसका कोई लेना देना नहीं है।
बाकी आप खुद से थोड़ा और स्टडी करके इसका एक अच्छा सा आंसर बनाकर लिखिए। ये एक तरीके से आपका होमवर्क है। जो बच्चा मेहनत करना चाहता है सिर्फ वही बच्चा ये होमवर्क करे, बाकी जिसको टाइम पास करना है वीडियो देखकर वो कर सकता है। क्वेश्चन 4 है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, औद्योगिक क्षेत्र जो होता है, उसे हम विकास की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। एग्जामिनिंग द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो इसके हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक तरीके से स्टेटमेंट ये भी दिखा रही है कि किस तरीके से जो प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर है यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक है वो सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, और जब तक हमारा रॉ मटेरियल कन्वर्ट नहीं होगा फाइनल गुड में, तब तक जो प्राइमरी सेक्टर है उसका रॉ मटेरियल बनाने का कुछ फायदा नहीं, और टर्शरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फ्लो चार्ट बना सकते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द मल्टी प्रोन एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। हमें बताना है मल्टी प्रोन का मतलब होता है बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल। हमें बताना है किस तरीके से जो हमारा आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो बहुआयामी यानी उसके मल्टी डायरेक्शंस हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हैं। ठीक है, किस तरीके से वो हमारे सर्विस सेक्टर को बढ़ा सकता है, जीडीपी को बढ़ा सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो आप खुद देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर से 5 और 5 10 13 14 15 16 नंबर का कंटेंट सिर्फ इस चैप्टर से आया है। 16 भी नहीं, 16 में से 5 माइनस कर दो 11, क्योंकि जो 4th और 5th क्वेश्चन है वो और में है, तो 11 नंबर मायने रखते हैं। जिस बच्चे को सिर्फ पास होना है वो कुछ ना कुछ लिखकर 28 नंबर ले लेगा, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। पर मैं उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उन बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ जो बच्चे 70+ स्कोर करना चाहते हैं आउट ऑफ 80। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी थोड़ा अच्छे से पढ़ सके, उनकी भी भलाई हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।